नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विजन क्लासेज में। साथियों, कंप्लीट पॉलिटी सीरीज़ का आज ये 11वां लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम लोग नागरिकता को समझेंगे। जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने संघ एवं राज्य क्षेत्र को पूरी तरीके से कवर किया था, उससे संबंधित सारे अनुच्छेदों को देखा था। तो उसी प्रकार आज इस क्लास से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे और क्या प्रावधान है, नागरिकता की क्या प्रक्रिया है, भविष्य में नागरिकता कैसे मिलती है, उस चीज़ों को हम लोग इसमें अच्छे से कवर करने वाले हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आयोग किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, उसको भी समझेंगे। एक बार दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले आपको जो हमारे द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है उसको एक बार प्रीव्यू आपको करवा दे रहे हैं। उसके बाद में फिर अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये क्लास की फ्रेमिंग है। इस तरीके से हमने क्लास को फ्रेम किया है। और थोड़ा सा आपको ये बता दें कि जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो हमारे द्वारा हस्तलिखित कंटेंट है। सारा कुछ हम अभी पहले लिखते हैं, लिखने के बाद में फिर आपको एक एक चीज़ समझाते हैं। यहाँ पर वही कंटेंट दिया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमने पिछली क्लासों में बताया था कि एग्ज़ाम निकालने का एक ही तरीका ये है कि कौन सा कंटेंट फॉलो किया जाए, पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, ये चीज़ें जानना भाई बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के अनुसार यहाँ पर क्लास जो बनाई गई है उसी के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। और आप विश्वास के साथ में पूरी क्लास को देखिए। ये क्लास आपके UPPCS, RO और मान लीजिए UPSSC से संबंधित जितने भी पेपर होते हैं, SSC हो गया, जिसमें भी पॉलिटी पूछी जाती है, सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और ये कंप्लीट सीरीज़ हम करा रहे हैं, इसमें से आप अगर कंप्लीट सीरीज़ कर ले रहे हैं, लगभग 30 दिन क्लास चलने वाली है, तो जान लीजिए कि पॉलिटी नो डाउट आप अगर आप PCS प्री दे रहे हैं तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं, इसमें कोई निसंदेह रहें आप। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट हमने लिखा है कि संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान मतलब ये हुआ कि संविधान में नागरिकता के लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं, जो संविधान में क्या बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो संविधान में ये बताया गया कि भाग जो आपका भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान बनाए गए हैं। भाई, नागरिकता संबंधित आर्टिकल्स किस में हैं? भाग 2 में। अच्छा, जो आपका अनुच्छेद 5 से लगाकर के 11 तक, इनमें किसकी बात की गई है? इनमें नागरिकता की बात की गई है। और बता दें कि अपने देश में, मतलब कि भारत में एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता है। ये प्रेरित कहाँ से है? ये UK से ली गई है, प्रेरित UK से है। एकल नागरिकता का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अपने यहाँ क्या है कि केवल हम लोगों को अपने देश की नागरिकता लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि राज्य की नागरिकता भी लेनी पड़े। हमने पिछली क्लास में बताया था, जैसे USA में है। USA में क्या होता है कि देश की नागरिकता अलग होती है और जितने प्रदेश होते हैं तो प्रदेश की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नागरिकता संबंधित जो अनुच्छेद हैं, एक बार उनको पहले समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि अनुच्छेद 5 से 8 को भाई एक तरीके से देख लेंगे, और उसके बाद में अनुच्छेद 9 से 11 को अलग तरीके से देखेंगे। अच्छा, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न हमने ये तर्क लगाया है कि देखिए, 26 जनवरी 1950 से पूर्व नागरिकता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि जो देश था वो भाई कब आज़ाद हो? देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। लेकिन अब नागरिकता भाई संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान तो आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो इसके पहले भाई कौन नागरिक माना जाएगा, कौन नहीं माना जाएगा, इस चीज़ को हम लोग आर्टिकल 5 से 8 में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे जो आपका अनुच्छेद 9 से 11 तक, इसमें क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता अधिनियम, जो नागरिकता अधिनियम आया था, कब आया था? 1955। तो इससे संबंधित बातें इसमें लिखी गई हैं, तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम एक एक अनुच्छेद को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो
यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, बस इसमें यही बताया गया कि संविधान के प्रारंभ में, मतलब संविधान जब प्रारंभ हुआ तो नागरिकता का क्या प्रावधान वो बताया गया। ठीक है, आगे देखेंगे अगर हम अनुच्छेद 6 की बात करें तो अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया, पाकिस्तान, अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई, पाकिस्तान से भारत आने वाले, अब भारत कौन आया, जो प्रवासी नागरिकता, मतलब यहाँ पर हम एक वर्ड लिख सकते हैं कि भाई पाकिस्तान से जो प्रवास करके आया, भाई इंडिया में आया। भाई मान लीजिए कि देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो भाई भाई पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। तो कुछ लोग क्या हुए कि पाकिस्तान से इंडिया की तरफ क्या कराए, पलायन कराए। तो इनके नागरिकता के प्रावधान क्या हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे। अब देखिए इसमें देखिए अनुच्छेद 7 में, देखिए अनुच्छेद 7 में क्या लिखा गया कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, अब मान लीजिए कि क्या हुआ कि भाई कुछ लोग क्या किए कि ये मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, पाक, और ये अपना इंडिया हो गया, ये अपना प्यारा इंडिया हो गया। ठीक है, तो कुछ लोग क्या किए कि इंडिया से पाकिस्तान के लिए प्रोविज़न कर गए, मतलब पलायन कर गए। ठीक है, तो इनके नागरिकता के प्रावधान क्या हैं, क्या इनको नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और उनको किस में देखेंगे, तो उनको हम देखेंगे अनुच्छेद 7 में देखेंगे, उनको अनुच्छेद 7 में देखेंगे। यहाँ पर एक वर्ड हमने और लिखा है, 1 मार्च 1947 के बाद की बात की गई है कि जो 1 मार्च 1947, भाई देखिए देश आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पर क्या दिया गया, 1 मार्च 1947 के बाद से लिया गया था कि 1 मार्च 1947 के बाद से जो मान लीजिए कि पाकिस्तान को प्रोविज़न कर गया, तो उसके लिए क्या इसके लिए नागरिकता के क्या प्रावधान है नागरिकता उसको मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, इन सब चीज़ों को किस में देखा गया है, अनुच्छेद 7 में देखा गया। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को समझ रहे होंगे। तो अगर क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे अनुच्छेद अगर 8 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। अब देखिए भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या क्या है कि भारत से बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ के हैं, वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो इनके लिए भाई क्या नागरिकता के प्रावधान बनाए गए हैं, इनको नागरिकता मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, तो इनका क्या प्रावधान है वो किस में देखेंगे। अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति है तो उसको हम अनुच्छेद 8 के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, अगर अनुच्छेद 9 की बात करें तो 9 में क्या लिखा है, देखिए हमने बताया था कि 9 से जो 11 हैं उनमें क्या बताया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 के थ्रू इनमें इनको देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखेंगे नागरिकता की समाप्ति। देखो अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है कि नागरिकता की समाप्ति, मतलब कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रोविज़न कर गए होंगे, ठीक है, या वो एक बार प्रोविज़न कर गए दोबारा आ ही नहीं रहे, तो उनकी नागरिकता क्या समाप्त हो सकती है। या फिर मान लीजिए कोई अपने देश में रह रहा है उस तरीके से, तो क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो मतलब कि नागरिकता की समाप्ति के क्या प्रावधान हैं, या भारत से कोई प्रोविज़न कर गया है, ठीक है, तो इसमें क्या बताएगा कि नागरिकता के समाप्ति के क्या प्रावधान है, वो अनुच्छेद 9 में देखेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और देख लेना है, एकल नागरिकता की पुष्टि। एकल नागरिकता की पुष्टि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भारत में अपने एक ही नागरिकता आप ले सकते हैं, चाहे आप दूसरी कंट्री की नागरिकता ले लीजिए या इंडिया की नागरिकता ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी किस में देखेंगे, अनुच्छेद 9 में देखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग, अगर अनुच्छेद 10 की बात करते हैं इसमें क्या दिया गया है, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, कि आपके नागरिकता के अधिकार जो हैं वो किस प्रकार लगातार बने रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 11 को देख लेंगे एक बार। भाई अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया कि नागरिकता संबंधी संसद की शक्तियाँ, नागरिकता संबंधित संसद शक्तियाँ विधि बनाने की, मतलब कि क्या नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है उनमें संसद शक्ति बना सकती है। हाँ, तो संसद शक्ति बना सकती है, तो उसके लिए क्या विधियाँ हैं, बनाने के क्या तरीके हैं, ठीक है, तो ये सब किस में देखा जाएगा, ये सब अनुच्छेद 11 में देखा जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, तो
ठीक है। अब आगे देखेंगे तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम भाई क्यों बनाया गया? देखो, ये लागू कब हुआ? 30 दिसंबर 1955 को लागू हुआ। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया क्यों गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम इसलिए बनाया गया कि एक कम से कम विधि होना बहुत ज़रूरी था कि हम किस प्रकार के लोगों को नागरिकता दे सकते हैं भविष्य में, ठीक है, या किसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इन सब के लिए एक विधि होना बहुत ज़रूरी था। तो भाई ये अधिनियम बना करके एक विधि लागू की गई। तो ये लागू कब किया गया? 30 दिसंबर 1955 को। चलिए, आगे इसमें संशोधन भी होता है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। लेकिन अब ये क्या है, ये विधि लागू की गई थी तभी से 30 दिसंबर 1955। फिर क्वेश्चन में बना है, इस डेट को आप लोग याद भी रखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखेंगे भाई। तो इसमें देखिए क्या बताया गया। नागरिकता की प्राप्ति की बात की गई है और समाप्ति की बात की गई है। दोनों पॉइंट की बात की गई भाई। नागरिकता किस तरीके से आपको मिल सकती है, किस प्रकार समाप्त होती है। तो नागरिकता जन्म से, मान लीजिए आप जन्म से कहाँ पर हैं, भारत में हैं, तो आपको नागरिकता मिलेगी। वंशाक्रम भाई, पिताजी पहले भारत में थे, अब बच्चे भी भारत में हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण का मतलब क्या है? आप किसी दूसरे कंट्री के 7 वर्ष तक रह रहे हैं, ठीक है, 7 वर्ष मतलब पंजीकरण करवाए हो गया है, तो आप लोगों को नागरिकता मिल सकती है। अच्छा, इसके कुछ प्रावधान भी हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरी कंट्री से 7 वर्ष रह लिए नागरिकता मिल जाएगी, नहीं। इसमें संसद के द्वारा जो विधियाँ बनाई गई हैं वो भी कंडीशन फॉलो आपको होनी चाहिए। आगे देखिए, देशीकरण मतलब क्या हुआ कि भाई मान लीजिए कि अभी ये भारत की सीमा है, ये भारत की सीमा है। अब क्या हुआ कि भारत की सीमा भाई बढ़ गई। एक मिनट, यहाँ कलर चेंज कर लेंगे। देखिए, मान लीजिए कि भारत की सीमा अब उठ करके यहाँ तक आ गई, तो भाई देशीकरण हो गया। तो जो यहाँ के लोग हैं, इन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। उसके लिए अलग से प्रावधान कोई बनाया जाएगा, ठीक है, तो उनमें इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पर देखेंगे स्वतः त्याग। अच्छा, समाप्ति कैसे, नागरिकता आपकी समाप्त कैसे हो सकती है? या तो आप स्वतः नागरिकता छोड़ दें, या फिर वंचित होने पर मतलब कि आप भारत की नागरिकता आपके पास में है, आप भारत से चले गए। अब भारत से चले गए, उसके बाद में जो नागरिकता के प्रावधान है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर नागरिकता का ये प्रावधान है कि आपको वर्ष में या 2 वर्ष में 3 वर्ष में आपको एक बार इंडिया आना है, या फिर यहाँ पर कुछ दिन आपको निवास करना है, जैसे भी प्रावधान जो भी बनाए गए हैं उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर दिए जाएंगे, नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। यहाँ और देखेंगे पर्यावसान मतलब कि अगर आप अपने आप स्वेच्छा से क्या कर देते हैं, किसी दूसरे देश चले जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, वहाँ की नागरिकता आप पा जाते हैं, तो आपकी जो यहाँ की नागरिकता है वो रद्द कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए, यहाँ पर जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, इसमें क्या हुआ, संशोधन भी हुआ। तो इसमें हम देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1919 में बहुत 1919 नहीं, वो 2019, माफ़ कीजिएगा। तो 2019 भाई बहुत ज़्यादा चर्चा में ये ईयर था, तो इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था। तो 2019 में क्या कहा गया भाई, 3 देश की देखिए यहाँ पर बात की गई थी। आप लोग जो भी प्रिपरेशन में हैं लगातार, वो इस चीज़ को गंभीरता समझ रहे होंगे। 3 देश, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान व पाकिस्तान की यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। क्या बात की गई कि 2014 तक, भाई 2014 तक ये जो इस 3 देश से जो लोग आए हैं, ठीक है, उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन उसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन रखी गई थी। क्या कंडीशन? कि 6 समुदाय। कौन कौन समुदाय वो हैं? हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, ईसाई व जैन। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, इसको पॉइंट करके आप लिख लेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट इधर से किए दे रहे हैं, इधर से पॉइंट किए दे रहे हैं, नोट करके आप लिख लीजिए। इसमें कौन शामिल नहीं है? मुस्लिम शामिल नहीं, मुस्लिम शामिल नहीं है। इस चीज़ को आप लोग पॉइंट करके लिख लीजिए भाई। जो ये आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम था, इसमें जो कंडीशन दी गई थी, तो पहली बात तो 3 देश के पास में
3 देश का जिक्र किया गया था, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ से जो प्रोविज़न करके आए हैं कब, 2014 तक, 2014 से पहले और रह रहे हैं, मतलब लंबे समय से रह रहे हैं। तो इनमें 6 समुदाय जो हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध, ईसाई, जैन धर्म, मतलब कि जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं वो यहाँ पर अगर आएँ तो उनको नागरिकता के कुछ उपबंध बनाए गए हैं। ठीक है, अब वो उपबंध क्या हैं तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं उपबंध भाई क्या हैं। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं जिससे कि थोड़ा देखने में लिखने में सही लगे। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे आगे यहाँ पर क्या किया गया। जो 6 समुदाय इनको क्या कहा गया, नागरिकता उपबंध 12 वर्ष की जगह 6 वर्ष ही। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अब प्रवासी भारतीय नागरिकता क्या है। तो प्रवासी भारतीय नागरिकता की अगर बात करें, प्रवासी मतलब क्या होता है कि भाई जो बाहरी व्यक्ति है, ठीक है, बाहरी व्यक्ति है, मतलब जो अब वो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं, या तो बाहरी ही है या फिर भारत का व्यक्ति वो बाहर रह रहा है। तो इसके लिए 2 तरीके से प्रावधान भी बनाए गए हैं। एक तो बनाया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये स्टार्ट कब हुआ, 2005 में। अच्छा, और दूसरा क्या है, दूसरा है अनिवासी भारतीय, जिसको हम बोलते हैं एनआरआई, अनिवासी भारतीय, जिसको हम एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई का मतलब क्या है, नागरिकता व मतदान का अधिकार। तो इसको क्या है भाई, नागरिकता भी इसके पास में और इसको मतदान का अधिकार है। तो इसमें एनआरआई में क्या होता है, एनआरआई में ये होता है कि ये व्यक्ति है तो भारत का, इसके पास भारत की नागरिकता भी है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम कहाँ रह रहा है, बाहर रह रहा है। तो भाई बाहर रह रहा है, एक काम के पर्पज़ से रह रहा है, बिजनेस के पर्पज़ से रह रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये भारत का नागरिक नहीं है, नहीं, नागरिक है, इसके पास नागरिकता व मतदान दोनों का अधिकार रहेगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो 11 मार्च 2024 से नागरिकता संशोधन पूरे देश में प्रभावी है। कब, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा भाई, 11 मार्च 2024 से नागरिकता जो संशोधन है पूरे देश में प्रभावी है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये केवल आपको नोट करने वाले पॉइंट है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए एक बार कि जो आपका नागरिकता अधिनियम था, नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें 6 बार संशोधन हुआ था। तो एक बार इसको आप थोड़ा माइंड मेकअप करके समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी पूछ सकता है भाई क्रोनोलॉजी में 4 संशोधन डाल देगा, एक नहीं डालेगा। तो देखेंगे पहला संशोधन कब हुआ, 1986 में, दूसरा हुआ 1992 में, तीसरा हुआ 2003 में, फिर 2005 में, 2015 में और 2019 में। तो आखिरी बार अभी 2019 में हुआ है। चलिए दोस्तों, तो ये नागरिकता की पूरी जो आपकी क्लास थी ये कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, इसमें सारी चीज़ डिस्कस कर ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक छोटी सी बात आपको कहना ये है कि जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो किसकी होगी, वो मूल अधिकार की होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।